इन लोगों ने किस तरीके से हमारे साथ एक बर्बरता की, एक अत्याचार से हम लोगों को गुजरना पड़ा। मुझे इतला ही नहीं किया गया कि आपके खिलाफ इस तरीके का कोई मुकदमा दर्ज है। मैं कोई भगवान थोड़ी हूं कि मेरे खिलाफ कोई प्रकरण चल रहा है, मेरे संज्ञान में तो लाया जाए ताकि मैं न्यायपालिका में इन लोगों को चैलेंज तो करता। एक राजस्थान पुलिस के जवान के भाई की, एक किसान के बेटे की लड़ाई लड़ रहा था। वहां कोई मैं जमीन जायदाद या अपने कोई कारोबार की लड़ाई सड़क पे पुलिस प्रशासन से लड़ रहा था क्या? 2 दिन तक हमने आंधी तूफान बारिश का सामना किया। तो परिवार का कहना था कि हम लोग गांव के अंदर तो कोई पशु पक्षी कुत्ता बिल्ली भी होता है, आंधी तूफान बारिश में उसके तन के ऊपर भी कपड़ा डालते हैं कि वो बीमार नहीं हो। यहाँ राजस्थान की राजधानी में ये किस तरीके की क्रूरता हो रही है हमारे साथ? आप लोगों ने ये किस तरीके का आतंकवाद आके और फैलाया और किस तरीके की घटना को अंजाम दिया? हम लोग क्या कर रहे थे? हमारा अपराध बताइए। आप लोग तो अंग्रेजों के भी बाप बन रहे हो। ये लोग मुझे आज करे कल करे कभी गिरफ्तार करे, मैं डरने वाला नहीं हूं। एक बार नहीं 100 बार भी जेल जाना पड़े तो मैं तैयार हूं। क्या हम लोगों का दिमाग खराब हो रखा है क्या? हम इस तरीके का काम करेंगे? हम लोगों को मजा आ रहा था क्या? वहां नाली का पानी बह रहा है, गंदा पानी बह रहा है, गोबर हमारे सामने बह रही है, हम लोग वहां बैठे, हमारे जीवन को नरक बना के हम लोग वहां लड़ाई लड़ रहे थे। डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, पूरे गांव और अपने क्षेत्र में खुशी होती है। रिश्तेदारों में एक ऊर्जा का माहौल होता है कि हमारे बीच से कोई डॉक्टर बना है, कोई इंजीनियर बना है। उन्होंने किसको मारा? एक डॉक्टर जो भगवान का रूप होता है उसकी हत्या। जो डॉक्टर पढ़ाई लिखाई इतनी करके बनता है वो किसी की जूती चप्पल उठाने के लिए बनता है या लोगों के लिए भगवान का रूप बन के उन लोगों को नया जीवन देने के लिए काम करने के लिए बनता है? कि ये कोई आतंकवादी हूं क्या मैं, जो आप लोग मुझे परीक्षा देने से भी रोक रहे हो? मेरे को इन्होंने थाने के अंदर टॉर्चर किया, एक आतंकवादी से भी भयंकर तरीके से। तेरी दोनों बहनों को अपराधी बना के हम जेलों के अंदर डाल देंगे। कौन सामाजिक रूप से तुम्हारे परिवार को एक्सेप्ट करेगा? इतने ही मेरे से आप पीड़ित है तो मेरे गोली क्यों नहीं मार देते हो? मैं तो उस भगत सिंह की राह पे भी चलता हूँ, गांधीवादी तरीके से भी काम करता हूँ। जब गांधीवादी तरीके से कोई काम नहीं होता है तो मुझे भगत सिंह के रास्ते पे उतरना पड़ता है। हमारे खून के अंदर संघर्ष के नाम की क्रांति बहती है। डरने वाले नहीं है, हमारे से जो टकराएगा उसको मिट्टी में मिला देंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी राजस्थान और आपके साथ हूं मैं सौरभ दुबे। राजस्थान यूनिवर्सिटी में एक गिरफ्तारी हुई और प्रदेश की छात्र राजनीति में भूचाल आ गया। गिरफ्तार हुए छात्र निर्मल चौधरी, जो खुद को छात्र हितों की आवाज़ बताते हैं, लेकिन विरोधी कहते हैं ये लड़ाई अब छात्र नहीं सिर्फ निर्मल के इर्द गिर्द घूम रही है। एक तरफ पुलिस कहती है कि ये 2022 के केस में हुई सामान्य कार्रवाई है, दूसरी तरफ निर्मल इसे बदले की भावना बता रहे हैं। और यहीं से सवाल उठता है कि क्या ये सच में छात्र राजनीति की लड़ाई है या एक सुनियोजित राजनीतिक स्क्रिप्ट? हनुमान बेनीवाल खुलकर समर्थन में आए, लेकिन उन्होंने कांग्रेस की चुप्पी पर भी सवाल उठाए। उन्होंने सचिन पायलट पर तंज कसा और छात्र संगठनों की निष्क्रियता पर चोट की। ऐसे में सवाल है कि क्या छात्र राजनीति अब सिर्फ सोशल मीडिया ट्रेंड्स और गिरफ्तारी स्पेसिफिक बयानबाजी तक सीमित होगी है? क्या ये सब संयोग है या निर्मल चौधरी की रणनीति? आज इसे तमाम सवालों के जवाब तलाशेंगे खुद छात्र नेता निर्मल चौधरी से। निर्मल चौधरी जी, पंजाब केसरी राजस्थान में सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। सीधा सवालों से शुरू करेंगे। पहला सवाल आपकी गिरफ्तारी से जुड़ा है। आप कहते हैं कि ये राजनीतिक भावना है, जबकि पुलिस का कहना है ये 2022 के किसी केस में की गई कार्रवाई। क्या प्रतिक्रिया है? जी बिल्कुल, एक बात मैं पूछना चाहूंगा इन पुलिस वालों से, क्या आप लोग कानून से ऊपर हो? और कानून से आप लोग ऊपर नहीं हो, कानून के दायरे में रह के आप लोग काम करते हो। न्यायपालिका ने जिन फैक्ट्स पे आप लोगों ने जो धाराएं मेरे ऊपर लगाई थी उन सबको निराधार मानते हुए तो मुझे जमानत दी गई है। और मैं आज आपके माध्यम से बता रहा हूं सब लोगों को, ये जो झूठा मुकदमा मेरे ऊपर लगाया है इसके सारे प्रूफ हम लोगों ने न्यायपालिका के अंदर जज साहिबा के सामने रखे। क्योंकि जिस समय इन लोगों ने जो लाठीचार्ज हम लोगों के साथ किया और बर्बरता की, पूरे राजस्थान ही नहीं देश के नौजवान और युवा साथियों सब लोगों ने देखा था कि इन लोगों ने किस तरीके से हमारे साथ एक बर्बरता की, एक अत्याचार से हम लोगों को गुजरना पड़ा। उसको देखते हुए इन लोगों ने देश के अंदर जिस तरीके से युवा साथी मेरे साथ खड़े हुए थे, अपनी दुर्भावना उस समय सिद्ध करने के लिए इन्होंने ये मुकदमा दर्ज किया। आप सोचिए, मुझे कानूनन रूप से आज तक कभी कोई नोटिस नहीं दिया, मुझे इतला ही नहीं किया गया कि आपके खिलाफ इस तरीके का कोई मुकदमा दर्ज है। तो एक बात बताइए, मैं कोई भगवान थोड़ी हूं कि मेरे खिलाफ कोई प्रकरण चल रहा है, मेरे संज्ञान में तो लाया जाए ताकि मैं न्यायपालिका में इन लोगों को चैलेंज तो करता कि मैं क्या गलत हूं या सही हूं। तो इसलिए ये पुलिस प्रशासन के कुछ भ्रष्ट अधिकारी हैं, वो लोग ये चाहते हैं
कि इस तरीके की सड़क पे आके कोई लड़ाई लड़ता ठीक है है। तो एक को देख के सैकड़ों लोग आएंगे, एक का इलाज कर दो तो दोबारा लोग नहीं आएंगे। लेकिन निर्मल जी, आप पे ये भी आरोप लगता है कि कहीं ना कहीं आपने इस सारी सियासत को छात्र हित से हटा के व्यक्तिगत केंद्रित बना दिया, मतलब अपने सियासी लाभ के ऊपर ये पूरा खेल खेला जा रहा है। इस पर आपकी क्या सोच है? एक बात बताइए, वहां मेरे जमीन की लड़ाई थी क्या? सियासत किस बात की है? मैं किस चीज की लड़ाई लड़ रहा था? एक ग्रामीण परिवेश से आने वाले परिवार की, एक डॉक्टर की, एक फौजी के भाई की, एक राजस्थान पुलिस के जवान के भाई की, एक किसान के बेटे की लड़ाई लड़ रहा था। वहां कोई मैं जमीन जायदाद या अपने कोई कारोबार की लड़ाई सड़क पे पुलिस प्रशासन से लड़ रहा था क्या? आप लोग मुझे एक बात बताइए, हम लोग गांधीवादी तरीके से 2 दिन से आंदोलनरत वहां थे, वहां विधायक भी थे, लोकसभा के सांसद भी मौजूद थे, लोकसभा के प्रत्याशी अनिल चोपड़ा जी मौजूद थे और पीड़ित परिवार मौजूद था। 2 दिन तक हमने आंधी तूफान बारिश का सामना किया। तो परिवार का कहना था कि हम लोग गांव के अंदर तो कोई पशु पक्षी कुत्ता बिल्ली भी होता है, आंधी तूफान बारिश में उसके तन के ऊपर भी कपड़ा डालते हैं कि वो बीमार नहीं हो। यहाँ राजस्थान की राजधानी में ये किस तरीके की क्रूरता हो रही है हमारे साथ। हम लोग लंबे समय तक हमारी आवाज को बुलंद नहीं कर पाएंगे क्योंकि हम लोग, हमारे घर में मौत हुई है तो संस्कारों के हिसाब से कुछ खा पी नहीं रहे। तो आप लोग इस बात को, हमारी को मजबूती से यदि हम लोग रखना चाहते हैं या रख पाए, उसके लिए टेंट क्या लगाया जाए। हम तो ये पुलिस प्रशासन से पूछना चाहते हैं कि आप लोगों ने ये किस तरीके का आतंकवाद आके और फैलाया और इस तरीके की घटना को अंजाम दिया। हम लोग क्या कर रहे थे? हमारा अपराध बताइए। हम सिर्फ वहां टेंट लगा रहे थे क्या? लोकतंत्र के अंदर और जनहित के अंदर किसी भी जनप्रतिनिधि को किसी की आवाज बुलंद करने का अधिकार नहीं है क्या? आप लोग तो अंग्रेजों के भी बाप बन रहे हो। तो इस तरीके से, इस दुर्भावना से बाहर निकल के धरातल पे आइए, कानून के दायरे में रह के काम कीजिए। हम लोग कानून को मानते हैं लेकिन इस अन्याय और अत्याचार को कभी भी स्वीकार नहीं करेंगे और बर्दाश्त नहीं करेंगे। चलिए निर्मल, ये तो हुआ आपकी गिरफ्तारी पर आपका टेक। वहीं पर जब आपकी गिरफ्तारी हुई उस वक्त एग्ज़ाम चल रहा था, एक वहाँ के प्रोफेसर, उनका वीडियो भी काफ़ी वायरल हो रहा है कि बच्चे काफ़ी घबरा गए थे, डर गए थे। तो इस तरीके से जो गिरफ्तारियाँ जो हुई है, तो इसको लेकर क्या कहेंगे? आपका क्या सोचना है? क्योंकि वहाँ उन प्रोफेसर का वो साफ वीडियो है, उसमें वो कह रहे हैं कि बच्चे काफ़ी डर गए थे, मैंने रोकने की भी कोशिश करी लेकिन वो नहीं माने। देखिए, इस देश के लोकतंत्र के अंदर किसी के शिक्षा के अधिकार को छीनने का हक किसी के पास नहीं है। वहां सारे स्टूडेंट इस चीज का विरोध कर रहे थे, वो खड़े हो गए। तो मैंने उन लोगों को कहा, जो वो वहां हमारे परीक्षा लेने वाले जो व्यक्ति थे, उनको भी मैंने समझाया। मैंने कहा आप लोग इसको झगड़ा मत मानिए, मैं इस न्याय की लड़ाई को लड़ रहा हूं। ये लोग मुझे आज करे कल करे कभी गिरफ्तार करे, मैं डरने वाला नहीं हूं। राकेश बिश्नोई को न्याय मिला, हम लोगों ने सरकार और प्रशासन से न्याय छीन के लिया। उस लड़ाई के लिए मुझे एक बार नहीं 100 बार भी जेल जाना पड़े तो मैं तैयार हूं। लेकिन ये सामाजिक मूल्य को देखते हुए और शिक्षा के मूल्यों को देखते हुए इस देश के अंदर कतई इस तरीके की घटना को इस गुंडई के रूप में इजाजत नहीं है। कोई भी व्यक्ति इस चीज को इजाजत नहीं देता है। देखिए निर्मल, आप एसएमएस हॉस्पिटल के बाहर धरने पर बैठे थे, वहाँ प्रोटेस्ट चल रहा था। तो ये वहाँ पे हर दिन हजारों की संख्या में मरीज पहुँचते हैं। तो उनका ये कहना था कि यहाँ से ट्रैफिक की जो है वो आवाजाही, उसमें दिक्कत होती है, इस वजह से हमने मना किया। आप लोग मीडिया वाले भी वहां मौजूद थे। जी बिल्कुल। आप लोगों ने कितने मरीजों के वाहनों को आते हुए हमें रोकते हुए देखा? आप ही बता दीजिए। ये प्रशासन के लोग, इनको सबसे बड़ी पीड़ा इस चीज की है कि हमने 7 दिन तक इनको आंधी तूफान बारिश में सड़क पे खड़ा रखा। इन लोगों को बड़ी सुख सुविधाओं में जीने की आदत पड़ चुकी है। ये लोग अपना कर्तव्य भूल चुके हैं कि इनको जनता के हित में कार्य करने की आवश्यकता है। जी निर्मल जी, तो जब हम इन चीज़ों की बात कर रहे हैं और ख़ासकर राकेश बिश्नोई जी की बात जब हम कर रहे हैं, तो ऐसे में एक बड़े नेता का स्टेटमेंट उस टाइम आया था कि ऑलरेडी उनके परिवार से बातचीत चल रही थी, प्रशासन इस पर एक्शन ले रहा था, लेकिन बावजूद इसके आपने जो है धरना प्रदर्शन किया। और कहीं ना कहीं इसके, उनका ऐसा इल्ज़ाम है कि कहीं ना कहीं इसके पीछे आप अटेंशन ग्रैब करना चाहते थे पब्लिक का। तो इस पर आप क्या कहेंगे? क्या हम लोगों का दिमाग खराब हो रखा है क्या? हम इस तरीके का काम करेंगे? वो परिवार गांव में बैठा है, उनसे जाके पूछिए उन लोगों को कैसे प्रताड़ित किया गया। हम लोगों को मजा आ रहा था क्या? वहां नाली का पानी बह रहा है, गंदा पानी बह रहा है, गोबर हमारे सामने बह रही है, हम लोग वहां बैठे, हमारे जीवन को नरक बना के हम लोग वहां लड़ाई लड़ रहे थे। ये लोग मानवीय मूल्यों को नहीं समझते हैं। उस परिवार का, वो परिवार चाहता था, आप सोचिए, पूरा गांव मातम मना रहा था। वो लोग
इसलिए थोड़ी वहां बैठे थे। हम लोग तो चाह रहे थे परिवार को आप लोग बुला के संतुष्ट कर दीजिए, हमारे को किसी को कोई क्रेडिट नहीं चाहिए, हमारे को सिर्फ ये चाहिए कि इस परिवार को न्याय मिलना चाहिए। जो मृतक राकेश बिश्नोई है उसको न्याय मिलना चाहिए, क्योंकि आप ये सोचिए ये कितनी संवेदनशील घटना थी, जिसको एक डॉक्टर को जो 9-10 साल पढ़ाई लिखाई करके गांव के लोगों का सपना होता है डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, पूरे गांव और अपने क्षेत्र में खुशी होती है, रिश्तेदारों में एक ऊर्जा का माहौल होता है कि हमारे बीच से कोई डॉक्टर बना है, कोई इंजीनियर बना है। उन्होंने किसको मारा? एक डॉक्टर जो भगवान का रूप होता है उसकी हत्या। जो अपराधी डॉक्टर के वेश में वहां विभाग अध्यक्ष बन के बैठा था उसने उसकी जान ले ली कि मैं तेरे को, तूने इतने साल पढ़ाई लिखाई करी है, उसकी मेहनत का फल दूंगा तुझे 0, क्योंकि तू मेरी चाटुकारिता नहीं करता, तू मेरे हिसाब से काम नहीं करता, तू मेरे घर परिवार के लोगों के काम नहीं करता। तो आप लोग ये बताइए मुझे, जो डॉक्टर पढ़ाई लिखाई इतनी करके बनता है वो किसी की जूती चप्पल उठाने के लिए बनता है, या लोगों के लिए भगवान का रूप बन के उन लोगों को नया जीवन देने के लिए काम करने के लिए बनता है? जी निर्मल जी, एक बार फिर आपकी रैली में आएंगे, और न सिर्फ आपकी रैली में बल्कि आपके जीवन से जुड़ा जो पूरा इतिहास है उसको मैं यहाँ बताना चाह रहा हूँ कि निर्मल चौधरी की कोई भी अगर रैली होती है उसमें ये टकराव, घेराबंदी, गिरफ्तारी का जो आलम होता है वो हमेशा पेश आता है। आखिर क्या कारण है? ये महज एक वजह है या कोई रणनीति होती है निर्मल चौधरी की तरफ से ताकि उनको खबरें मिले, उनको सुर्खियाँ मिले? देखिए, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, किसी के हक अधिकार और न्याय के लिए लड़ना, आप लोग यदि ये चीज मानते हो तो उन लोगों से जाके पूछिए जिन लोगों के लिए मैं आज तक लड़ा हूं। मेरे से एक ही बात मैं कहता हूं, मैं न्याय के लिए टकराता हूं। यदि इस तरीके की मेरी मानसिकता होती तो आप सोचिए मेरे ऊपर आज तक व्यक्तिगत आपराधिक कितने केस मुकदमे दर्ज होते। मेरे ऊपर आज तक जो भी बात है, जनहित के कार्य करते हुए इन लोगों ने षड्यंत्र के तहत ही कोई कार्रवाई या कोई केस मुकदमा दर्ज कर रखा होगा। आप लोगों के मेरे जीवन के अंदर कोई व्यक्ति ऐसा मिल जाए कि मैंने कभी व्यक्तिगत जीवन को लेकर किसी से लड़ाई या झगड़ा किया, लेकिन यदि कोई इस दुर्भावना के साथ, हर आदमी को किसी भी चीज के अंदर अपना पक्ष और विपक्ष रखने का इस लोकतंत्र में अधिकार है कि आप किसी चीज को नेगेटिव मूल्यों से देखते हो या पॉजिटिव तौर तरीकों से इसके अंदर पॉजिटिविटी ढूंढने का प्रयास करते हो। चलिए निर्मल, जब पुलिस आई आपको उठाकर ले गई, उसके बाद क्या पुलिस का व्यवहार क्या रहा? क्योंकि कई वीडियोस आपके ऐसे भी वायरल हो रहे हैं जिसमें आप काफ़ी बता रहे हैं कि पुलिस वालों ने काफ़ी दुर्व्यवहार किया आपके साथ। आप लोग सोच और समझ सकते हो कि उन्होंने मुझे इस तरीके से गिरफ्तार किया, एक गुंडे के वेश में आई पुलिस, कि ये कोई आतंकवादी हूं क्या मैं, जो आप लोग मुझे परीक्षा देने से भी रोक रहे हो। और कितने लोगों को आप परीक्षा के समय में, स्टूडेंट का दिमाग बड़ा नाजुक होता है, उस समय में पुलिस आती है, ऐसे सेंटर पे गुंडागर्दी करती है। तो सोचिए इन लोगों ने कितने लोगों का कैरियर खराब करने का कार्य भी किया है। तो आप जब जनता के सामने ये इस तरीके से कर रहे हैं, तो जब मुझे थाने के अंदर ले गए, पुलिस की कस्टडी में ले गए, कानूनन रूप से वो अनलीगल है। आप लोग कोर्ट के कागजों को देखते हुए, कानून को देखते हुए खुद तय कर सकते हो, इस प्रदेश का, इस देश का आम आदमी तय कर सकता है कि मेरे साथ गलत तरीके से इन्होंने मुझे गिरफ्तार किया और इनकी दुर्भावना मेरे साथ जुड़ के रही, लेकिन मेरे को इन्होंने थाने के अंदर टॉर्चर किया, एक आतंकवादी से भी भयंकर तरीके से। मुझे पारिवारिक रूप से जब इन्होंने शारीरिक और मेरे को व्यक्तिगत रूप से ये मुझे तोड़ नहीं पा रहे थे, तो आखिर में इन लोगों ने एक ही ठान लिया कि इसको परिवार की इससे बात करते हैं। तो इन्होंने मुझे कहा तेरी दोनों बहनों को अपराधी बना के हम जेलों के अंदर डाल देंगे, कौन सामाजिक रूप से तुम्हारे परिवार को एक्सेप्ट करेगा। मैं इन लोगों को उस समय भी मैंने एक बात कही थी, इससे अच्छा इतने ही मेरे से आप पीड़ित है तो मेरे गोली क्यों नहीं मार देते हो। मैं तो उस भगत सिंह की राह पे भी चलता हूं, गांधीवादी तरीके से भी काम करता हूं। जब गांधीवादी तरीके से कोई काम नहीं होता है तो मुझे भगत सिंह के रास्ते पे उतरना पड़ता है। तो हमें ये कतई इसके अंदर घबराने की मेरे ना तो समर्थकों को आवश्यकता है ना किसी और को। जब तक मेरी सांसें चल रही है, जब तक मैं जीवित हूं, मैं अन्याय और अत्याचार के खिलाफ इसी भी तरीके से लड़ाई लड़ूंगा और हमेशा जीतूंगा। और जो असत्य का रास्ता होता है वो बड़ा छोटा होता है, झूठ की उम्र बहुत कम होती है। जो षड्यंत्र करने वाले बड़ी रणनीति से जो हमला करते हैं वो औंधे मुंह गिरते हैं। और हम जो किसान कौम के ग्रामीण परिवेश के जो लोग आते हैं, हम लोगों ने तो संघर्ष जीवन में इतना किया है कि हमारे खून के अंदर संघर्ष के नाम की क्रांति बहती है। तो संघर्ष से हम लोग डरने वाले नहीं है, हमारे से जो टकराएगा उसको हम मिट्टी में मिला देंगे। निर्मल, एक छात्र नेता होने के बावजूद ये सब पुलिस स्टेशन में साथ हुआ, लाखों छात्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं आप, और एक आम आदमी अगर पुलिस स्टेशन जाए तो उसका क्या हाल होता होगा? मुझे इसी चीज लगता नहीं सिस्टम में बदलाव की जरूरत मुझे है। इसी चीज की चिंता हो रही है। मैं इसीलिए
माननीय न्यायपालिका का सहारा लेके, चाहे मुझे हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जाना पड़े, मैं जाऊंगा, इन लोगों के खिलाफ लड़ूंगा और इन लोगों ने जो अपराध किया है उसकी सजा दिला के रहूंगा, ताकि इस तरीके की घटना कोई किसी आम आदमी के साथ पुनरावृत्ति करने का प्रयास भी नहीं करे, सोचे भी नहीं। ठीक है निर्मल, इस मुद्दे पे एक कदम और आगे बढ़ते हैं। अब बात होगी हनुमान बेनीवाल की। लगातार आपके पूरे धरने पे आपका समर्थन कर रहे हैं, किस तरीके से देख रहे हैं आप उनके इस पूरे घटनाक्रम को? जी, हम लोगों ने मिलकर बड़ा मजबूती से इस संघर्ष को किया। हमारे साथ अब MP हनुमान बेनीवाल जी भी थे, विधायक अभिमन्यु पूनिया जी भी थे, लोकसभा के प्रत्याशी अनिल चोपड़ा जी भी थे, और भी सैकड़ों जनप्रतिनिधि, विश्नोई समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी आए, वहां राम सिंह जी के पोते भी वहां आए। हम सब लोगों ने मिलकर इस न्याय की मुहिम को अंजाम तक पहुंचाया। और इसके अंदर जब मेरे साथ अन्याय हुआ तो मुझे बड़ी खुशी की बात है, हनुमान बेनीवाल जी, मेरा समस्त कांग्रेस परिवार मेरे साथ इस लड़ाई के अंदर मेरी आवाज को बुलंद करने के लिए आया, तो मुझे आज दोगुनी ताकत मिली इस अन्याय और अत्याचार के खिलाफ लड़ने के लिए। बिल्कुल, और उन्होंने आपकी गिरफ्तारी को सरकार की कायराना हरकत तो बताया, लेकिन साथ ही साथ कांग्रेस पर चुप्पी का आरोप भी लगाया। क्या आप उनके इस पूरे कथन से सहमत हैं? देखिए, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, कांग्रेस पार्टी के छात्र संगठन हो चाहे यूथ कांग्रेस के संगठन हो, सब लोगों ने राजस्थान ही नहीं पूरे देश के अंदर सैकड़ों जगह आंदोलन किया और इस भारतीय जनता पार्टी का और इस अंग्रेजों की राह पर चलने वाले इन प्रशासन के लोगों का विरोध हर जगह दर्ज करवाया। ठीक है, एक आखिरी सवाल जो कांग्रेस से जुड़ा होगा, आपकी सियासत से जुड़ा होगा, वो ये है कि बेनीवाल ने कहा कि सचिन पायलट को सिर्फ बयान नहीं देना चाहिए बल्कि उनको सड़क पे उतरना चाहिए। क्या आप मानते हैं कि कांग्रेस ने आपकी गिरफ्तारी पर जितनी सक्रियता सोशल मीडिया पर दिखाई है उतनी ज़मीनी स्तर पर फिलहाल मौजूद नहीं है? देखिए, मुझे तो इस बात की भी खुशी है कि ये पुलिस वालों ने मेरी व्यक्तिगत लड़ाई बना दी थी, और इस व्यक्तिगत लड़ाई में जो व्यक्ति जितनी मदद करता है मेरे लिए, तो और मैं उसका बारंबार शुक्रगुजार हूं, जिससे जितनी मदद हो जाए वो करो। बाकी मैं तो हमेशा इस बात में भरोसा करता हूं कि खुद की लड़ाई को खुद ही मजबूती से लड़ूंगा, और जो भी इस तरीके की मानसिकता रखते हैं उनका मंसूबा मैं कतई सफल नहीं होने दूंगा। बिल्कुल। जब आपने राजस्थान यूनिवर्सिटी में चुनाव लड़ा निर्मल, जीता भी निर्दलीय, NSUI से आपने तैयारी करी थी, टिकट नहीं मिला, निर्दलीय लड़े, जीता। देखिए, मैं पहले आपको एक बात बताना चाहूंगा, मैंने किसी भी संगठन और पार्टी का टिकट नहीं मांगा था, ना ही मैंने किसी संगठन या पार्टी से टिकट की कोई मैंने तैयारी की थी। मैं शुरू से बागी प्रत्याशी रहा हूं, बागी मैंने चुनाव लड़ा हूं। बिल्कुल। तो उस वक्त जो जीत हासिल करी, क्या लगता है, एक सभी का कोई ना कोई गुरु होता है राजनीति में, तो आपका राजनीति का गुरु कौन है? देखिए, मेरा राजनीति का गुरु, मैं जो भी संघर्ष करता है इस देश और प्रदेश के अंदर, हर व्यक्ति को मैं जांचता हूं, देखता हूं, पढ़ता हूं, लिखता हूं और मेरे जीवन के अंदर उनके मूल्यों को उतारने का प्रयास करता हूं। आगे आपकी क्या मतलब जो छात्र इस क्षेत्र में अभी संघर्ष कर रहे हैं, RPSC एग्जाम्स को लेकर संघर्ष कर रहे हैं, उनको लेकर आपकी आगे क्या प्लानिंग्स है, क्या कुछ आप करने वाले हैं? जी बिल्कुल, जहां भी मेरी इस न्याय की मुहिम की लड़ाई में किसी भी छात्र को, किसी भी मेरे साथी को, प्रदेश और देश के किसी भी कोने में किसी भी व्यक्ति को आवश्यकता पड़ेगी, तो मैं उन लोगों की आवाज बुलंद करने के लिए हमेशा तैयार खड़ा मिलूंगा। निर्मल चौधरी और कंट्रोवर्सी साथ साथ चलती है, लंबे समय से चलती आ रही है। आपने गाड़ी ली डिफेंडर, उस वक्त भी काफ़ी सोशल मीडिया पर काफ़ी एक ट्रेंड सा चल गया था। कुछ लोग कह रहे थे कि गरीब किसान का बेटा अगर गाड़ी निकाल रहा है तो ये सीखने प्रेरणादायक बात है। वहीं कुछ लोगों ने ये भी कहा कि इतना पैसा आया कहाँ से, क्या स्टेटमेंट देना चाहिए, क्योंकि सोशल मीडिया पे काफ़ी यूजर्स हैं जो इस तरह के सवाल उठाते रहते हैं? देखिए, हर बात का दो पक्ष होता है, एक पक्ष और एक विपक्ष। कुछ लोगों को हर चीज़ में कोई व्यक्ति पॉजिटिव नजर आता है और कुछ लोगों को भगवान भी नेगेटिव दर्ज होते हैं। तो मैं तो आम इंसान हूँ, लोग तो भगवान को भी नहीं मानते हैं। तो इस बात का जवाब यही है कि संसाधनों से मेरे जो साथी हैं मुझे हमेशा मजबूत रखते हैं, आगे भी मजबूत रखेंगे। मेरे तो आज भी 1 रुपये का व्यापार नहीं है, आगे भी नहीं रहेगा। मैं जनता के हित के काम करने की एक मेरे जीवन के अंदर मैंने ये रास्ते पे चलने का जो प्रयास मेरा किया है, आगे भी और इस लोकतंत्र के अंदर जनता के हित में कार्य मजबूती से करने का मेरा प्रयास जारी रहेगा।
जी निर्मल, लेकिन हमारी जो सहयोगी है श्रुति, उसने लगातार आपसे आपकी रणनीति, आपके सियासी भविष्य को लेकर एक सवाल किया। तो मेरे दिमाग में हनुमान बेनीवाल से जुड़ा एक और सवाल आ रहा है कि आपका समर्थन वो अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष तौर पे आपको दे तो रहे हैं, किसी तरीके से अगर वो अपने साथ आपको जोड़ें तो क्या आप उनके साथ मंच साझा करते भविष्य में नजर आ सकते हैं? देखिए, वो हमारे इंडिया गठबंधन के साथी हैं और सामाजिक रूप से, पारिवारिक रूप से वो हमेशा मेरे पे, मैं चाहता हूं कि आशीर्वाद रखे, साथ रखे। विचार किसी के अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन व्यक्तियों का मानवता के साथ साथ रहना चाहिए। अब जो मेरे सवाल होंगे और आखिरी 2 सवाल होंगे वो आपकी जो छात्र राजनीति पे पूरी तरीके से आधारित होंगे। सवाल सिर्फ इतना है कि आप कहते हैं कि आपकी लड़ाई छात्र हित पर आधारित है, तो क्या इसका मतलब है कि भाजपा का एबीवीपी या अन्य छात्र संगठन इन हितों के खिलाफ है? आपको ऐसा लगता है? देखिए, मैं तो सबका स्वागत करता हूं कि जनता के हित में आइए, काम कीजिए। हर जनप्रतिनिधि का यही धर्म है। ठीक है, एक आखिरी सवाल के साथ पूरे साक्षात्कार को समाप्त करेंगे। आपको क्या लगता है आज के दौर की छात्र राजनीति किस तरीके से एक दल का मोहरा बन के रह गई है क्या? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, हर व्यक्ति की अपनी सोच होती है। हर व्यक्ति इस धरती पे अपना किरदार लेके पैदा होता है। जिसको जो उचित लगता है वो निर्णय लेता है, उस तरीके की और मानसिकता के निर्मल साथ की खुद सोच को क्या है? तैयार करता है। इस पर निर्मल चौधरी की सोच क्या है? मेरी तो एक ही सोच है, जनता के हित में काम होने चाहिए, छात्र हित में काम होने चाहिए, सत्य के रास्ते पे आदमी को चलना चाहिए। क्योंकि गलत काम की उम्र नहीं होती है, हर गुंडे बदमाश की उम्र नहीं होती है। जो भी इस प्रशासन के अंदर बैठा है, गुंडई करने का प्रयास कर रहा है, कानून को, हर आदमी को इस कानून के अंदर रह के काम करना पड़ेगा, नहीं तो कानून का सामना आप लोगों को करना पड़ेगा, जो कि लंबे समय तक आप लोग टिक नहीं पाओगे। निर्मल, आपने खुद ने अपनी राजनीतिक करियर की शुरुआत जो है वो राजस्थान विश्वविद्यालय से करी। इस वक्त वहाँ पर जो चुनाव हैं वो रद्द हो रखे हैं, हो नहीं रहे हैं। क्या लगता है आगे, क्योंकि हर साल क्या है, काफ़ी स्टूडेंट्स हैं जो तैयारी करते हैं, लेकिन बाद में पता चलता है चुनाव हो ही नहीं रहे हैं, तो क्या उन छात्र नेताओं के साथ भी आप खड़े दिखाई देंगे? जी बिल्कुल, मैं खड़ा रहूंगा। मैं तो चाहता हूं पूरे देश के अंदर छात्र संघ चुनाव होने चाहिए, क्योंकि मैं कांग्रेस के छात्र संगठन का, पूरे देश का स्टूडेंट इलेक्शन का इंचार्ज हूं आज। तो मेरी भावना तो यही रहती है कि मैं जितने ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट लीडर इस देश और प्रदेश के अंदर तैयार कर पाऊं, उनकी मदद कर पाऊं, मेरा तो यही सपना है। स्टूडेंट लीडर्स की आप बात कर रहे हैं, लेकिन राजस्थान यूनिवर्सिटी के जो चुनाव है उसको लेकर एक अलग ही जो चीज़ें हैं वो बनती आ रही हैं। कहते हैं आप धनबल और बाहुबल की राजनीति सिर्फ राजस्थान विश्वविद्यालय में रह रही देखिए, है। मैं आपको एक बात बताता हूं, हर आदमी का अपना अपना नजरिया है, अपना अपना सोचने का विषय है। स्टूडेंट के हक के लिए स्टूडेंट लीडर आते हैं, काम करते हैं। अब किसी के पास संसाधन ज्यादा होते हैं, किसी के पास कम होते हैं। ठीक है निर्मल जी, पंजाब केसरी राजस्थान से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने तमाम सवालों के जवाब काफ़ी विस्तृत अंदाज में हमारे सामने पेश किए। मैं उम्मीद करता हूं कि जो आपको जनता, जो आपके समर्थक सुन रहे होंगे, उनको उनके सवालों के जवाब ज़रूर मिले होंगे। बाकी पंजाब केसरी राजस्थान लगातार इस मुद्दे पर और प्रदेश भर के तमाम बड़े मुद्दों पर यूं ही नज़र बनाए हुए। जल्द ही हम आपसे फिर मुलाकात करेंगे और फिर किसी दूसरे मुद्दे पर, किसी दूसरे सियासी संघर्ष पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी राजस्थान। नमस्कार।